नमस्कार। आज हम एक उपप्रमेय कर रहे हैं जिसका स्टेटमेंट है एक दिशात्मक अनुक्रम एक्स एन अभिसारी होगा यदि और केवल यदि ये परिबद्ध अनुक्रम है और इस अवस्था में इसका जो लिमिट है ये बराबर होगा इन्फिमम के। देखिए उत्पत्ति प्रूफ हम इसका कर रहे हैं। तो पहला आवश्यक शर्त यानी नेसेसरी कंडीशन हम लोग करेंगे। पहला तो आवश्यक शर्त नेसेसरी कंडीशन देखिए भाई क्या बनेगा। इसमें एक तो आपको यहाँ दे दिया गया है कि जो अनुक्रम है एक दिशात्मक है, तो माना अनुक्रम एक्स एन एक दिशात्मक, माना अनुक्रम एक्स एन एक दिष्ट अश्मान, अनुक्रम एक्स एन एक दिष्ट अश्मान। इसके बाद में आप लोग यहाँ देखते हैं दे दिया गया है कि जो अनुक्रम है ये कैसा है, अभिसारी है। आवश्यक शर्त में आपको दे दिया कि अनुक्रम एक्स एन अभिसारी है। पहला जो स्टेटमेंट है उसको हम सत्य मानते हैं आवश्यक शर्त में। तो पहला स्टेटमेंट है कि अनुक्रम एक्स एन अभिसारी है, तो इसको हम सत्य मान देंगे। आसमान तथा अभिसारी है, तो एक दिष्ट आसमान तथा अभिसारी है, ठीक है ना। माना है कि जो अनुक्रम एक्स एन है एक दिष्ट आसमान है और अभिसारी है। और फिर अब हम सिद्ध करेंगे कि जो अनुक्रम है ये परिबद्ध होगा और इस अवस्था में इसका जो लिमिट है इसके इन्फिमम के बराबर होगा। तो देखिए एक तो हम लोग जानते हैं, आपको दे दिया कि अनुक्रम अभिसारी है, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। तो चूंकि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। इसलिए जो अनुक्रम एक्स एन है ये भी अभिसारी है, इसलिए ये परिबद्ध होगा। इसलिए अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध है, इसलिए अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध है, ठीक है। अनुक्रम एक्शन परिबद्ध है। दूसरा में सिद्ध करना है कि इसका जो लिमिट है वो इसके इन्फिमम के बराबर होगा। तो लिमिट को इन्फिमम के बराबर करने के लिए देखिएगा, हम यहाँ अपने पास में अनुक्रम जो है हास्यमान है और वर्तमान के लिए हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। जब अनुक्रम एक दिष्ट वर्तमान होता है तो उसका जो लिमिट है वो सुप्रीमम के बराबर होता है। तो हम यहाँ से इस अनुक्रम एक्स एन की सहायता से एक अनुक्रम प्राप्त कर लेंगे जो कि एक दिष्ट वर्तमान हो। तो उसके लिए मान लिया कि सपोज वाई एन बराबर है माइनस एक्स एन के फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन। अब देखिएगा चूंकि एक्स एन एक दिष्ट आसमान है, तो एक दिष्ट आसमान का डेफिनेशन में लिख रहा हूं। एक दिष्ट आसमान होने का मतलब एक्स एन ग्रेटर देन होगा एक्स एन प्लस वन से फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन। एक दिष्ट आसमान का डेफिनेशन लिख दिया हमने। अब इसके दोनों पक्षों को अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स एन लेस देन माइनस एक्स एन प्लस वन फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन। जैसे ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो असमीका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, इसलिए जो ग्रेटर देन था ये बन गया लेस देन। अब जो माइनस एक्स एन है इसको आपने मान लिया वाई एन, तो ये हो जाएगा वाई एन लेस देन वाई एन प्लस वन फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। तो वाई एन लेस देन हो गया वाई एन प्लस वन से। और इस डेफिनेशन को जरा देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनुक्रम वाई एन है ये एक दिष्ट वर्तमान है, तो इसलिए अनुक्रम वाई एन एक दिष्ट वर्तमान है। अनुक्रम वाई एन एक दिष्ट वर्तमान है, अनुक्रम वाई एन एक दिष्ट वर्तमान है, ठीक है ना। तो वाई एन एक दिष्ट वर्तमान है और एक दिष्ट वर्तमान के लिए हम पिछली क्लास में सिद्ध कर चुके हैं कि इसका जो लिमिट होता है ये बराबर होता है इसके सुप्रीमम के। तो इसका मतलब लिमिट वाई एन ये बराबर होगा सुप्रीमम ऑफ वाई एन के, और जो सुप्रीमम ऑफ वाई एन है ये बराबर हो गया सुप्रीमम ऑफ वाई एन। वाई एन बराबर है भाई किसके,
माइनस एक्स एन के, और सुप्रीमम ऑफ माइनस एक्स एन ये बराबर हो जाएगा माइनस इन्फिमम ऑफ एक्स एन। ठीक है ना भाई, सुप्रीमम ऑफ माइनस एक्स एन बराबर होगा किसके, इन्फिमम एक्स एन के। बराबर क्यों होगा, क्योंकि देखिएगा माइनस एक्स एन का जो अधिकतम मान है वो एक्स एन का क्या होगा, न्यूनतम। ठीक है ना, इसलिए यहां पर चिन्ह क्या आ जाएगा आपके पास में, नेगेटिव। ठीक है, तो सुप्रीमम ऑफ माइनस एक्स एन बराबर आ जाएगा माइनस इन्फिमम ऑफ एक्स एन के, है ना, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह में क्या होता है, बदल जाता है। जो अधिकतम होता है वो न्यूनतम बन जाता है, और न्यूनतम होता है वो अधिकतम बन जाता है जब ऋणात्मक संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए जो सुप्रीमम ऑफ माइनस एक्स एन है ये बराबर हो गया माइनस इन्फिमम ऑफ एक्स एन के। तो देखिएगा ये लिमिट वाई एन चल रहा था आपका, और ये बराबर आ गया था इसके। अब देखिएगा लिमिट वाई एन, अब जो लिमिट वाई एन किसके बराबर है यहाँ, माइनस एक्स एन के, तो ये बराबर हो गया माइनस इन्फिमम ऑफ एक्स एन के। अब लिमिट में तो अपन जानते हैं ये जो लिमिट ऑफ माइनस एक्स एन है इसको आप लिख सकते हो माइनस लिमिट एक्स एन, और इक्वल टू आ जाएगा इन्फिमम ऑफ एक्स एन। ठीक है, माइनस इन्फिमम ऑफ एक्स एन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए लिमिट एक्स एन इक्वल टू इन्फिमम ऑफ एक्स एन। यही हमें सिद्ध करना था, ये अपने यहाँ हो गई आवश्यक शर्त। अब हम करेंगे इसके पर्याप्त शर्त। अब हम कर रहे हैं पर्याप्त शर्त, सफिशिएंट कंडीशन। तो देखिए सफिशिएंट कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि अनुक्रम परिबद्ध है और इसका जो निम्नक है ये भी विद्यमान है, तो फिर हम सिद्ध करेंगे कि अनुक्रम होगा अभिसारी। तो पर्याप्त शर्त, माना कि अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध है, अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध है और एक दिष्ट आसमान भी है तथा एक दिष्ट आसमान है, क्योंकि ये तो आपको दिया गया था, एक दिष्ट आसमान है। माना अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध है और एक दिष्ट आसमान है, तो अब हमें सिद्ध करना है कि जो अनुक्रम है अभिसारी होगा। ठीक है, देखते हैं। अब चूंकि अनुक्रम परिबद्ध है, तो परिबद्ध है इसका मतलब अनुक्रम नीचे से भी परिबद्ध है और ऊपर से भी परिबद्ध है। तो अनुक्रम परिबद्ध है इसलिए अनुक्रम एक्स एन नीचे से परिबद्ध है, इसलिए अनुक्रम एक्स एन नीचे से परिबद्ध है, अनुक्रम एक्स एन नीचे से परिबद्ध है। ठीक है, तो नीचे से अगर परिबद्ध है इसका मतलब इसका निम्नक विद्यमान है, इसलिए अनुक्रम एक्स एन का निम्नक विद्यमान है, इसलिए अनुक्रम एक्स एन का निम्नक विद्यमान है, अनुक्रम एक्स एन का निम्नक विद्यमान है। अब इसका जो निम्नक है वो मान लिया सपोज जय है, तो माना इस अनुक्रम का जो निम्नक है इन्फिमम ऑफ एक्स एन इक्वल टू जे। इस अनुक्रम एक्स एन का जो निम्नक है वो हमने क्या मान लिया भाई, जय मान लिया है। तो अब हम सिद्ध करेंगे कि ये जो अनुक्रम है अभिसारी है, यानी कि उसका जो लिमिट है वो एक परिमित राशि होगा जो कि किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पर, जय के। तो हम सिद्ध करेंगे कि इस एक्स एन का जो लिमिट है वो जय के बराबर होगा, ताकि अनुक्रम जय को अभिसरित हो जाएगा। अब देखिएगा इन्फिमम ऑफ एक्स एन यानी कि इसका जो निम्नक है वो जय है, तो निम्नक की डेफिनेशन अपन जानते हैं क्या होता है, महत्तम निम्न परिबंध। और निम्न परिबंध है बस जय क्या है, निम्न परिबंध, लेकिन सबसे बड़ा निम्न परिबंध है, इसलिए आपने इसको क्या कहा है, निम्न। अब देखो निम्न परिबंध का जो डेफिनेशन है वो अपन ऐसे लिखते हैं कि अगर n के प्रत्येक मान के लिए एक्स एन ग्रेटर इक्वल के होता है तब आप इस अनुक्रम को तो कहते हो नीचे से परिबद्ध, और ये जो वास्तविक संख्या के होती है इसको आप लोग कहते हैं निम्न परिबंध। तो अब जय निम्नक है इसका मतलब जय है तो निम्न परिबंधी ना, निम्नक है इसका मतलब सबसे बड़ा निम्न परिबंध है, बाकी है तो निम्न परिबंध। अब निम्न परिबंध है इसका मतलब ऐसा लिखेंगे आप लोग इसको,
तो जाई निम्न परिबंध है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एन ग्रेटर इक्वल जाई फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, ये तो आपने इसके निम्न परिबंध होने का डेफिनेशन लिख दिया है। और अब देखिएगा जाई निम्न का ना, निम्न का मतलब सबसे बड़ा निम्न परिबंध है। तो इस जाई के अंदर अगर कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या जोड़ दी जाए तो बताओ फिर वो निम्न परिबंध बचेगा क्या? नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि जाई सबसे बड़ा निम्न परिबंध है। तो इसमें आप छोटी से छोटी, जितनी छोटी हो सके जोड़ दीजिएगा, जैसे कुछ भी आप लोग जोड़ देंगे तो फिर ये निम्न परिबंध नहीं रहेगा। तो चूंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, है ना, कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है एप्सिलॉन के लिए, जाई प्लस एप्सिलॉन अनुक्रम का निम्न परिबंध नहीं है। अनुक्रम एक्स एन का निम्न परिबंध नहीं है, निम्न परिबंध नहीं है। अनुक्रम एक्स एन का निम्न परिबंध नहीं है। ठीक है ना, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए जाई प्लस एप्सिलॉन अनुक्रम एक्स एन का निम्न परिबंध नहीं है। तो निम्न परिबंध नहीं होने का डेफिनेशन मैं लिखूंगा। देखो निम्न परिबंध होने का मतलब ये होता है, निम्न परिबंध होता है तब जैसे जाई निम्न परिबंध था, इसका मतलब एक्स एन ग्रेटर इक्वल जाई एन के प्रत्येक मान के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? निम्न परिबंध नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स एन है ये ग्रेटर देन जाई प्लस एप्सिलॉन नहीं है एन के प्रत्येक मान के लिए, और नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि एन का कम से कम एक मान कोई भी हो सकता है जो कि जाई प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। तो हाँ, फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन, इसलिए देयर एग्जिस्ट्स एन 0 बिलोंग्स टू एन, ताकि एक्स एन नॉट लेस देन जाई प्लस एप्सिलॉन। तो ये अपन ने डेफिनेशन लिख दी निम्न परिबंध नहीं होने की। और अब देखिएगा, क्योंकि अनुक्रम एकदिष्ट हास्यमान है तो मैं एकदिष्ट हास्यमान अनुक्रम का डेफिनेशन लिख रहा हूं। अब देखिएगा, अगर n ग्रेटर देन n नोड हो, इसका मतलब एक्स एन लेस देन एक्स एन नोड होगा। हास्यमान है ना, तो हास्यमान का मतलब क्या हुआ कि जब n बड़ा है तो एक्स एन छोटा होगा, और एक्स एन नोड अगर छोटा है तो एक्स एन नोड बड़ा होगा। तो ये आपने डेफिनेशन लिख दिया है किसका? एकदिष्ट हास्यमान का। इसलिए अब देखिएगा एक्स एन लेस देन एक्स एन नॉट, और ये जो एक्स एन नॉट है लेस देन जाई प्लस एप्सिलॉन, तो एक्स एन नॉट लेस देन जाई प्लस एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ एन ग्रेटर देन एन नॉट, जब भी एन ग्रेटर देन एन नॉट है तो। और फिर देखिएगा यहां से इसका डेफिनेशन, ये तो एन के प्रत्येक मान के ले सकते हैं कि एक्स एन ग्रेटर इक्वल जाई, है, तो ये आप कह सकते हैं कि जाई लेस देन इक्वल देन एक्स एन। तो इसको यहां चिपका दीजिए इस एक्स एन के साथ में, तो इसके साथ में जब चिपका देंगे तो ये हो जाएगा जाई लेस देन इक्वल देन एक्स एन लेस देन एक्स एन नोट लेस देन जाई प्लस एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ एन ग्रेटर देन एन नोट। और फिर हम लोग जानते हैं कि जो जाई है, जाई माइनस एप्सिलॉन से तो बड़ा ही होता है, तो जाई माइनस एप्सिलॉन लेस देन जाई लेस देन एक्स एन लेस देन एक्स एन नॉट लेस देन जाई प्लस एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ एन ग्रेटर देन एन नॉट। अब इसमें से लिमिट की डेफिनेशन के लिए हमें जो चाहिए उसको हम लोग ले लेंगे। तो इसमें से एक तो जाई माइनस एप्सिलॉन लेंगे, एक को हम एक्स एन को लेंगे, और एक हम ले लेंगे जाई प्लस एप्सिलॉन। इनको अपन जैसे लेंगे तो देखिए क्या बनेगा, जाई माइनस एप्सिलॉन फिर लेस देन एक्स एन, और फिर आ जाएगा लेस देन जाई प्लस एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ एन ग्रेटर देन एन नोड। ठीक है ना, और इसका मतलब अभी अपने पास में देखो क्या बनेगा, तो इसको अगर देखें तो ये आपके पास में डेफिनेशन बन गया, मॉड एक्स एन माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ एन ग्रेटर देन एन नोड। ठीक है, तो मॉड एक्स एन माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ एन ग्रेटर देन एन नोड।
इसका मतलब ये डेफिनेशन आपके पास में जो बन गया, ये बन गया लिमिट का, यानी कि लिमिट एक्शन इक्वल टू जय। एक्शन का लिमिट आपके पास में क्या आ गया, जय, और जय क्या था आपके पास में यहाँ, इन्फिनिम ऑफ एक्स एन, ठीक है ना। तो इसका जो अनुक्रम का जो लिमिट है वो एक परिमित राशि आ गई जय। इसका मतलब अनुक्रम कैसा है भाई, अभिसारी है, इसलिए अनुक्रम एक्स एन अभिसारी, इसलिए अनुक्रम एक्स एन अभिसारी है। यह हमें सिद्ध करना था। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 3.19। तो देखिए, अनुक्रम की सीमा की परिभाषा का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि यह अनुक्रम है 1/n, जीरो को अभिसरित होता है। हमें सिद्ध करना है कि यह अनुक्रम जीरो को अभिसरित होता है। देखिए, अनुक्रम का जो nवां पद है ये आप लोग देख सकते हैं, 1/n है यहाँ xn, तो n+1वां जो पद होगा इसमें xn+1, ये आपके पास में हो जाएगा 1/n+1। तो सबसे पहले तो हम इसकी जांच कर लेते हैं कि अनुक्रम वर्तमान है या ह्रासमान। तो वर्तमान या ह्रासमान की जांच करने के लिए आप इनका दोनों का अंतर कर लीजिएगा। तो xn माइनस xn+1 इक्वल टू 1/n माइनस 1/n+1। हल कर लीजिए भाई, दोनों का जो एलसीएम है ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n+1, n से n कैंसिल हो जाएगा तो n+1 माइनस n+1 कैंसिल हो जाएगा n, इक्वल टू, इसमें आप लोग देख सकते हैं भाई n से n कैंसिल हो गया तो 1/n इंटू n+1, ये आपके पास में बचा है। और इसको आप देख सकते हैं धनात्मक है कि ऋणात्मक, धनात्मक है। धनात्मक का मतलब ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जो xn माइनस xn+1 ये आ गया ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 आ गया आपके पास में। इसका मतलब ये हुआ कि xn ग्रेटर देन xn+1 फॉर ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n। तो देख सकते हैं आप लोग अनुक्रम कैसा हुआ, वर्तमान या ह्रासमान, n xn बड़ा है xn+1 से, यानी कि अनुक्रम हो गया एकदिष्ट ह्रासमान। तो इसलिए अनुक्रम xn एकदिष्ट ह्रासमान है। अनुक्रम xn एकदिष्ट ह्रासमान है। और साथ ही में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो अनुक्रम है परिबद्ध भी है। परिबद्ध क्यों है, देख सकते हैं आप, इसका अधिकतम और न्यूनतम मान हम बड़े आसानी से देख सकते हैं। भाई एकदिष्ट ह्रासमान है तो सबसे जो बड़ा मान होगा वो n का वैल्यू जब 1 करेंगे तब प्राप्त होगा आपको। n का वैल्यू 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 1, इसके बाद में तो फिर मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा ना। तो n का मान 2 करोगे 1/2, फिर n का मान 3 करोगे 1/3। तो जैसे जैसे आप लोग n का मान बढ़ाते जा रहे हैं, इस अनुक्रम xn का जो मान है वो क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो सबसे जो छोटा मान है वो कब आएगा, जब आप n को इन्फिनिट कर देंगे। और जैसे हम n को इन्फिनिट कर दे तो 1/∞ आपको क्या मिल जाता है 0। तो इसका जो अधिकतम मान है 1 है और न्यूनतम मान क्या है 0। इसका मतलब अनुक्रम परिबद्ध भी है। तो अनुक्रम एक्शन एकदिष्ट ह्रासमान है तथा परिबद्ध है, तथा परिबद्ध है। और हम सिद्ध कर चुके हैं, अभी पिछले प्रमेय में हमने किया है कि एकदिष्ट ह्रासमान और कोई भी अनुक्रम अगर एकदिष्ट ह्रासमान और परिबद्ध है तो वो अभिसारी होता है, जिसका लिमिट किसके बराबर होता है, उसके इन्फिनिमम के बराबर होता है। इसलिए अनुक्रम एक्शन अभिसारी है। इसलिए अनुक्रम xn अभिसारी है तथा इसका जो लिमिट है तथा लिमिट xn ये बराबर होगा इसके इन्फिनिमम के, इन्फिनिमम ऑफ xn। और जो कि क्या है, इसका न्यूनतम मान क्या है यहाँ पर, अभी आपने देखे 0। तो इसका जो लिमिट है ये क्या हो जाएगी आपके पास में 0। तो सेकेंड है इसमें अनुक्रम 3n/n+5√n। और अभी सिद्ध करने की अनुक्रम 3 को अभिसरित होता है। तो देखते हैं, देखिएगा
देखो करेंगे किस प्रकार से, अनुक्रम जय को विस्तृत होने का मतलब होता है मोड एक्शन माइनस जय लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ एन ग्रेटर देन एन नोड। अब इस डेफिनेशन को किसी भी अनुक्रम में अगर काम लें तो उसको किस प्रकार से काम में लेंगे, देखिएगा एक्स एन आपको दिया गया है या जय का मतलब आपको दे दिया है 3 को विस्तृत होता है, बस हमें सिद्धि करना है इसको, तो जय के स्थान पर आप लोग 3 कर देंगे और लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन यानी एप्सिलॉन ही हम रखेंगे क्योंकि ये कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या हो सकती है। तो फिर आप लोग इस एन नोट का वैल्यू फाइंड करेंगे एप्सिलॉन के पदों में, ठीक है। तो करिएगा, देखो अगर एन नोट का वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हैं एप्सिलॉन के पदों में, तो इसका मतलब ये होगा कि जो अनुक्रम है ये जय को विस्तृत होता है। तो यहां हम करेंगे तो मोड एक्स एन का मतलब ये आ गया 3n बटा n प्लस 5 रूट n और माइनस 3 को विस्तृत हो रहा है तो 3 और लेस देन हम लोग कर देते हैं एप्सिलॉन। और अब इसको हल करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे n नोट का। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपके पास आ जाएगा n प्लस 5 रूट n, तो बचेगा आपके पास में यहाँ 3n माइनस ये हो जाएगा 3n और माइनस के 15 रूट n लेस देन एप्सिलॉन, तो 3n हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। मोड ये आपके पास में बचे, इसमें देखो नेगेटिव है तो मोड है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपके पास में बचेगा फिर 15 रूट n और बटा n प्लस 5 रूट n लेस देन एप्सिलॉन। इसको तो हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और अब इसको देखते हैं, देखिएगा अब इसमें अपन क्या करेंगे, एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ 15 रूट n और बटा n प्लस 5 रूट n। अब यहां से हम एक दूसरा व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं और वो जो दूसरा व्यंजक है वो मैंने ऐसे लिखा है 15 रूट n और बटा n, इसको हटा दिया अपन ने 5 रूट n को। 5 रूट n को अगर हटा दिया है ना, आप इसमें कोई कारण ऐसा नहीं होगा कि हमने क्यों हटाया, हमें क्या करना है एक एस समीकरण बनाना है, इसलिए हमने यहाँ हटा दिया इसको। और वो एस समीकरण बनाते समय हमें ध्यान ये रखना है कि हम जब इस एन नोट का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो इस प्रकार से आना चाहिए एन नोट ग्रेटर देन, है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको 5 रूट n को हटा रहे हैं। अच्छा, अब उसमें भी देखो हटाते समय ध्यान ये रखना है कि आपके पास में ये जो व्यंजक बचे उसमें जो n है वो बटा में बचना चाहिए, इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो देखियो इसको हल करते हैं तो रूट n से रूट n कैंसिल होने पर जो n बचेगा बटा में ही बचेगा, इसलिए हम यहाँ से 5 रूट n को हटा सकते हैं। और 5 रूट n को जब हटा दिया तो एक बार तो दोनों के बीच में कंपैरिजन करना आप लोग, दोनों के बीच में ये हटाने वाला जो सिस्टम है ये आप लोग जैसे हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे आपको दिमाग में आ जाएगा हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए अब सबसे पहले तो इनके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करेंगे किस प्रकार से, देखिए कि इनमें से दोनों में से छोटा व्यंजक कौन सा और बड़ा कौन सा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों का जो अंश है वो तो सेम है। हर की अगर कंपैरिजन करें तो इसका जो हर बड़ा है और इसका हर छोटा है, और हर बड़ा है इसका मतलब भिन्न कैसी होगी, छोटी, तो ये छोटी है इसका मतलब लेस देन। और इसको अगर आप लोग हल कर लेते हैं तो ये आपके पास में इसका मतलब ये हो जाएगा 15 रूट n, तो ये आ गया 15 रूट n बटा n प्लस 5 रूट n लेस देन, यहाँ रूट n से रूट n अगर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 15 अपॉन रूट n, 15 अपॉन रूट n, ठीक है, ये हमने ज्ञात कर लिया। अब अपने को तो इसको सत्य रहना चाहिए ये बात हमेशा, तो ऐसा समीकरण एक सत्य है यदि 15 अपॉन रूट n लेस देन एप्सिलॉन। अगर हम 15 अपॉन रूट n लेस देन एप्सिलॉन कर देंगे तो 15 रूट n बटा n प्लस 5 रूट n लेस देन एप्सिलॉन ही होगा। तो अगर इसको हम लेस देन एप्सिलॉन कर लेते हैं तो जो आपके पास में समीकरण एक ही सत्य रहती है, इसलिए हमने 15 अपॉन रूट n लेस देन क्या कर लिया है एप्सिलॉन। अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 225 और बटा n लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। और व्युत्क्रम कर लीजिए दोनों पक्षों का, व्युत्क्रम जब कर लेंगे
तो n बटा 225, और जैसे ही व्युत्क्रम करते हैं असमीका के दोनों पक्षों का, तो असमीका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो लेस देन है ये बन जाएगा ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन स्क्वायर, और सब असमीका के दोनों पक्षों को अब 225 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 225 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा n ग्रेटर देन 225 बटा एप्सिलॉन स्क्वायर आता है यदि, तो देखिएगा वैल्यू फाइंड कर लिया हमने। अतः यदि n का वैल्यू फाइंड कर लिया ना, बस n का जो मान होता है वही n नोड होता है। अतः यदि n नोड का चयन इस प्रकार किया जाए, n नोड का चयन इस प्रकार किया जाए तो n नोड का चयन इस प्रकार किया जाए कि n नोड ग्रेटर देन 225 बटा एप्सिलॉन स्क्वायर। भाई n का मान जब 225 बटा एप्सिलॉन स्क्वायर से बड़ा है तो असमीका एक सत्य है। इसका मतलब n नोड का मान अगर आप 225 बटा एप्सिलॉन स्क्वायर से बड़ा ले लेते हैं तो फिर असमीका एक सत्य रहेगी। तो n नोड ग्रेटर देन 225 बटा एप्सिलॉन स्क्वायर, तो फिर आप लोग देख सकते हैं कि मॉड 3n अपॉन n प्लस 5 रूट n माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n नोड के लिए। ठीक है, और ये डेफिनेशन बन गया क्या, ये जो अनुक्रम है ये 3 को अभिसरित होता है। अतः अनुक्रम 3n अपॉन n प्लस 5 रूट n 3 को अभिसरित होती है, 3 को अभिसरित होती है। ठीक है ना, और यही हमें सिद्ध करना था।